सेस लॉ ऑफ मार्केट। सेस लॉ जेबी से एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। डेविड रिकार्डो के पहले पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, एडम स्मिथ के बाद डेविड रिकार्डो, जे.एस. मील, जेबी से, ये सारे लोग थे, वो थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इन सब का मानना था कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूर्ण रोजगार होगा। मतलब तो ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, ये मानते थे कि अर्थव्यवस्था में सदैव श्रम और जो अन्य साधन को पूर्ण रोजगार प्राप्त रहता है, जो कि एक सामान्य स्थिति होती है। यदि किसी यदि यदि कभी पूर्ण रोजगार से विचलन हो जाए, डेविएशन हो भी जाए, तो वो एक एक टेम्परेरी सिचुएशन है, या थोड़ी ऐसी सिचुएशन है कि वो बाद में ठीक हो जाएगी। लेकिन जो क्लासिकल्स थे, उनका मेन मोटिव था कि जो इकोनॉमिक्स है वो हमेशा हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत था कि बाजार में पूर्ण स्पर्धा की जो स्थिति है रहने पर लोग कभी बेरोजगार नहीं रह सकते, किंतु मतलब यदि सरकार ने अगर कभी मूल्य या मजदूरी या उत्पादन में कभी हस्तक्षेप किया, जो जो बेरोजगारी का एक कारण बन सकती है। मतलब कि क्लासिकल्स मानते थे कि सरकारी हस्तक्षेप के बिना मार्केट चल सकता है, और जो जो मार्केट है वो पूर्ण रोजगार वाला होता है। कभी भी वो क्लासिकल्स कभी मानते ही नहीं थे कि पूर्ण रोजगार के बिना भी कोई मार्केट हो सकता है। वो मानते थे कि सामान बनाया जाए और बेचा जाए, पूर्ण रोजगार की स्थिति वैसे ही चलती रहेगी, बेरोजगारी कभी होगी नहीं। से की जो पुस्तक है ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक, वो उसको माना जाता है कि उस बुक को सेल्स लॉ ऑफ मार्केट की कहा जाता है। से कहते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जो बुक थी इकोनॉमिक पॉलिटिक, दिस लॉ इज़ नोन एज सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। जो बुक थी इकोनॉमिक पॉलिटिक, उसको से का जो मार्केट बाजार का जो सिद्धांत है उसके रूप में माना जाता था। से कहते थे कि सप्लाई मतलब कि पूर्ति खुद अपनी मांग का सृजन करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड मानते थे ये क्लासिकल्स मानते थे, और से मानते थे, जो कि क्लासिकल्स का आधार है। से का नियम जो क्लासिकल अर्थशास्त्री है उनका आधार माना जाता है उसको। से कहते थे कि बिना बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के भी मार्केट चल सकता है। अर्थव्यवस्था में बिना मुद्रा प्रसार के भी पूर्ण रोजगार की स्थिति रह सकती है। बिना हस्तक्षेप के पूंजीवादी प्रणाली भी रह सकती है। श्रमिकों में एकता रहती है, जिसकी वजह से बाजार पूर्ण प्रतियोगिता में रहता है। मजदूरी और कीमतें इलास्टिक रहती हैं, फ्लेक्सिबल रहती हैं। जो वेज हैं और प्राइसेस हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, और मनी को न्यूट्रल माना जाता है। यहाँ पे जो क्लासिकल्स हैं वो मनी को न्यूट्रल मानते थे और वेज और प्राइसेस को फ्लेक्सिबल रखते थे। और जहाँ पे मानते थे कि सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब कि कितना भी सामान बनाया जा रहा है मार्केट में, उसका मतलब जितनी भी सेविंग है उसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मतलब कि बाज़ार में कभी भी मंदी नहीं देखी जाएगी। जितना सामान आप प्रोडक्ट को बनाओगे, जितना सामान आप बना रहे हैं, वो सारा का सारा बिक जाएगा, और बेरोजगारी की स्थिति कभी पैदा होगी ही नहीं। मुद्रा की मात्रा को न्यूट्रल मानते थे, और मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध मानते थे वो लोग। मतलब कि मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में आनुपातिक संबंध, मतलब अगर मौद्रिक मजदूरी 10% बढ़ रही है तो वास्तविक मजदूरी भी 10% बढ़ेगी। और अगर ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं, अगर घटेंगे तो भी सेम प्रोपोर्शन में। मतलब कि मौद्रिक मजदूरी अगर 10% लेस होती है तो वास्तविक मजदूरी में भी 10% का लेस होगा। लेकिन ये सेम प्रोपोर्शन में होती तो है, मगर अगर इन्फ्लेशन आ गए, अगर कभी इन्फ्लेशन होता है तो ये प्रोपोर्शनल से रिलेशन टूट जाता है, ये सेम प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। मतलब कि कोई अगर कीमतें स्थिर रहेगी तो ही अनुपातिक संबंध होगा। मतलब अगर जो उसके रेट चेंज हो गए या फिर प्राइसेस चेंज हो गई है, कीमत चेंज हो गई है, तो ये मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में जो संबंध है वो रियल नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। से का लॉ, जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के पूर्ण रोजगार का आधार माना जाता है, मानता है कि सामान्य अति उत्पादन मतलब कि जनरल ओवर प्रोडक्शन असंभव है। मतलब कि जनरल ओवर प्रोडक्शन होगा ही नहीं।
ओवर प्रोडक्शन की इसमें कोई मान्यता ही नहीं मानते हैं वो लोग। बोलते हैं कि जो सप्लाई है क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड मतलब कि प्रत्येक उत्पादन जो बाजार में वस्तु की पूर्ति करता है अपनी वस्तुओं के विनिमय के उद्देश्य से उसे ऐसा करता है। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो विनिमय के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, और जिसके पास पैसा है वो सामान खरीदेगा ही, और मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब कि ये प्रोफेसर से की मान्यता थी कि लोगों की जो उत्पादन है, उत्पादन करने का मूल्य उद्देश्य होता है, लोगों का उत्पादन करने का मूल्य उद्देश्य उपभोग से संतुष्टि प्राप्त करना है। मतलब विनिमय वाली अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन किया जाता है वह अन्य उत्पादों की मांग का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से अतिरिक्त पूर्ति अतिरिक्त मांग होती है। मतलब कितनी भी जो प्रोडक्शन कितना भी हो जाए, सप्लाई उतना ही होगा। मतलब कि अगर अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है तो अतिरिक्त मांग भी होगी, अतिरिक्त पूर्ति होगी मतलब अतिरिक्त मांग अपने आप हो जाएगी। प्रोफेसर से की मान्यता थी कि मौद्रिक विनिमय अर्थव्यवस्था में मुद्रा का उद्देश्य उसे विनिमय पर व्यय करना है। मतलब कि मुद्रा का उद्देश्य है जो वो ट्रांजैक्शन मोटिव से है। मतलब मुद्रा सिर्फ लेन देन के लिए है। मतलब कि आपके पास जो मुद्रा है वो विनिमय के लिए है। मतलब सामान की खरीदारी के लिए, मतलब आपने पैसा दिए और आपको कोई सामान मिल जाए, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए से मुद्रा है। इस आधार पर मुद्रा की जो भी अतिरिक्त पूर्ति की जाती है उसे जो पूर्ण रूप से विनिमय पर व्यय कर दिया जाता है। मतलब कि खरीदारी पर व्यय कर दिया जाता है, और कोई भी पैसा या कोई भी राशि निष्क्रिय रूप से बचाई नहीं जाती है। मतलब बाजार में जो भी सामान होगा, आपके पास जो पैसा है आप उस पर इन्वेस्ट करोगे। मजदूरी और कीमतें इलास्टिक होती है। मतलब कि अगर मजदूरी में अगर कटौती होगी तो कीमतें भी घट जाएगी। अगर मजदूरी को कटौती करके दिया जाएगा तो कीमतें भी घटा दी जाती है। उत्पत्ति के साधनों एवं वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। विषय का बाजार नियम ही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पर है। मतलब कि जितना उत्पादन होगा सप्लाई उतनी ही होगी, डिमांड अपने आप बन जाएगी। इसलिए ओवर प्रोडक्शन या ओवर एम्प्लॉयमेंट संभव ही नहीं है। विषय का मानना था कि ओवर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, और अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से होगा ही नहीं। अगर ओवर प्रोडक्शन होगा तो वो टेम्परेरी है, वो खुद ब खुद बाजार ठीक कर लेता है। ये से का बाजार था। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट जो मार्केट में बन रहा है, प्रोडक्ट बनता है, वो पूरा सेल हो जाता है। ये पूरा सेल हो जाता है। कोई भी प्रोडक्ट नहीं बचता है, उसकी डिमांड अपने आप जनरेट हो जाती है। इसलिए आपको डिमांड पर नहीं सप्लाई पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कि जो से कहते थे, से का मानना था कि आप प्रोडक्शन पे ध्यान दो, आप प्रोडक्शन पे ध्यान दो। आपकी डिमांड करने की कोई डिमांड पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, आप सप्लाई पर ध्यान दो, मतलब प्रोडक्शन पर ध्यान दो। अगर मार्केट में किसी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ है तो उतने ही परचेसिंग पावर फैक्टर इकोनॉमी में आ जाएगा। मतलब कि जो जितना सामान बना है वो, जैसे कि अगर कोई सामान 500 सामान बना है, कोई बिस्किट के पैकेट 500 बिस्किट पैकेट बने हुए हैं, तो वो अपने आप बिक जाएंगी मार्केट में। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके डिमांड पर। आप बस बनाते जाइए और सप्लाई खुद ब खुद हो जाएगी। उनका नियम ही ये मानता था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अगर जितने का प्रोडक्शन हुआ उतने ही मनी इकोनॉमी में आ जाए तो चीज़ों की जो डिमांड होगी और चीज़ें जितनी डिमांड होगी होती जाएगी और वो चीज़ें बिक जाएंगी। इस तर्क में उनका ये नियम था, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है।
और ये यही नियम लागू होता है क्लासिकल्स के लिए। लेकिन इकोनॉमी में बेरोज़गारी तब आती है जब ओवर प्रोडक्शन हो जाए। मतलब जो सामान है, गुड्स या सर्विसेज, उनका प्रोडक्शन हो गया है पर मांग नहीं है। अगर कोई उत्पादक है वो वस्तु का ज़्यादा उत्पादन कर देता है और वो चीज़ बिक नहीं रही है। अगर ऐसा हो रहा है कि जो प्रोडक्शन हुआ है वो 1000 वस्तुओं का हुआ है, 1000 वस्तु का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन चीज़ें हैं वो बिक नहीं रही है, वो चीज़ें बिक नहीं रही है, तो मज़दूरों को काम से हटाया जाएगा। वो चाहेगा सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनाने वाला है, प्रोड्यूसर है, वो चाहेगा कि सबसे पहले ये 1000 प्रोडक्ट है जो वो बिक जाए, सबसे पहले ये बिक जाए, उसके बाद मैं अब जो मज़दूर हैं उनको वापस में ले आऊँगा कि जो प्रोडक्शन हुआ है वो पहले सोल्ड आउट हो जाए, तो देन उसके बाद मज़दूरों को वापस लिया जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर मज़दूरों को हटा दिया जाएगा तो मज़दूर को हटा दिया जाएगा, अगर मज़दूर हट जाएंगे, इससे बेरोज़गारी आएगी, रिसेशन हो आएगा। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, जो ओवर प्रोडक्शन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो बढ़ जाएगा। रिसेशन आ सकता है इसकी वजह से, क्योंकि अगर मज़दूरों को निकाल दिया जाएगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, तो वो कैसे फिर सामान खरीदेंगे। लेकिन अगर जो भी चीज़ बन रही है वो बिक जाए, जिसकी गारंटी जेबी से खुद कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ कि जो मार्केट में सामान बन रहा है वो सामान बिक जाएगा, जेबी से खुद कहते हैं। तो सामान जैसे कि कोई अगर मोबाइल बना रहा है, कोई बॉटल का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई ये जो ईयरपॉड्स होते हैं, ईयरबड्स, और वो बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में बन रही है। बुक हो गई, कोई बुक पब्लिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अगर ये चीज़ें बिक जाए तो मज़दूरों को काम से नहीं हटाया जाएगा, प्रोडक्शन भी होता जाएगा और सप्लाई भी होती जाएगी। इसका मतलब कि जेबीसी के जो अकॉर्डिंग ना ही ओवर प्रोडक्शन होगा और ना ही जो अंडर प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बिक जाएगा, तो बेरोज़गारी और मंदी जैसे कोई भी चीज़ें नहीं आएगी। मतलब पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर रही है, जिससे ना कि बेरोज़गारी है और ना ही रिसेशन आएगा। मान लो कि कोई जो लॉ है, कोई प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी है QA, कोई प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी QA, या X भी मान सकते हैं या A भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ A। उसमें फैक्टर क्या लगेंगे, उसमें लेबर, कोई काम करवाने के लिए लेबर चाहिए आपको, और अब वहाँ जहाँ काम किया जा रहा है उसके लिए लैंड चाहिए आपको, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, मतलब कैपिटल। और एक एंटरप्रेन्योर साहसी होना चाहिए जो कि इसको देखे, मतलब कि एक अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो फिर कैसे ये चलेगा, एंटरप्रेन्योर होगा तो मतलब कि लेबर मतलब कि श्रम, लैंड मतलब भूमि, कैपिटल मतलब पूंजी, और एक साहसी। ये चार फैक्टर होने चाहिए। मान लो अगर उत्पादन हो रहा है 200 रुपये का या 400 रुपये का, 400 रुपये का जो टोटल इनकम है वो 400 रुपये की है, तो आपको जो लेबर है उसको श्रम देना होगा 100 रुपये का। लेबर को श्रम दोगे आप, मजदूरी वेज देना पड़ेगा। भूमि लैंड है, उसको आप रेंट दोगे 100 रुपये, है ना। कैपिटल पूंजी, इसको आप इंटरेस्ट दोगे 100 रुपये। और जो एंटरप्रेन्योर है साहसी, उसको प्रॉफिट चाहिए होगा, वो आपको 100 रुपये। मतलब ये 100 और ये 100 मिला के 1 2 3 4 ये हो गए 400 रुपये। तो जो इनकम है और ये जो है ये दोनों सेम हो गए, इन्वेस्टमेंट और इनकम दोनों सेम हो गए। 100 जो लैंड का था, 100 जो लेबर का था, 100 जो कैपिटल का था, और 100 जो एंटरप्रेन्योर का था। मतलब ये 400 और ये 400 दोनों इक्वल हो गए। मतलब कि सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो गया।
सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन मान लो कि ये जो पैसे हैं, ये जो पैसे ये लोग खर्च ना करें और सारा पैसा सेव कर लिया जाए, सारा पैसा सेविंग पर लगा दिया जाए, इन्वेस्टमेंट किया ही ना जाए और ये सारा सेविंग पे लगा दिया जाए, तो फिर क्या होगा? जो जो इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अगर सारा पैसा ये सेविंग, एस इज इक्वल टू सेविंग, अगर सेविंग 400 रुपये है मान लो, और ये जो पैसा है ये पूरा सारा का सारा पैसा लोग खर्च करना ही ना चाहें, और यहाँ पे अगर तो और ये जो 400 रुपये की जो था यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स तो थी, जो ए था, क्वांटिटी ऑफ एक्स था जो कि वो 400 रुपये थी। अब इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे लोगों का खर्च करना ज़रूरी है, लेकिन ये लोग सेविंग करने बैठे हैं। ये किसी ने 100 रुपये सेविंग कर लिया, किसी ने 100 करके 400 रुपये इसकी सेविंग हो गई। अब ये 400 रुपये का पूरा किया जाएगा। तो जो से का लॉ था वो बोलता था कि सी प्लस एस होता है, मतलब और यहाँ पे होता है एग्रीगेट डिमांड होता है सी प्लस आई, मतलब कि सी प्लस एस इज इक्वल टू क्या हो गया? सी प्लस आई, मतलब कि यहाँ पे हो गया एस इज इक्वल टू आई, एस इज इक्वल टू आई हो गया, मतलब कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो गई। मतलब कि जो सेविंग थी, जो किसी ने सेविंग 400 रुपये सेविंग किया हुआ था, 400 जो सेविंग थी वो कहीं तो खर्च कर रहा होगा, कोई किसी मशीन पे कर देगा या कोई फर्म में कर देगा, कोई किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करेगा, पर वो इन्वेस्ट तो होगी ना, वो मार्केट में आएगी। वो जिसने सेविंग किया है वो सेव करके तो नहीं रखेगा हमेशा, वो कुछ ना कुछ चीज़ों में लगाने के लिए सोचेगा, इन्वेस्ट करने का सोचेगा, तो वो मार्केट में फिर से आ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू आई हो जाएगा। जब एस इज इक्वल टू आई हो जाएगा तो से के अनुसार इस बात को जो से के अनुसार इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर हो जाएगी, लेकिन इस बात को कीन्स ने नकार दिया था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग के बराबर नहीं हो सकती है। मतलब यहाँ पे जो एस इज इक्वल टू आई हुआ है वो से के अनुसार हुआ है, लेकिन इस बात को जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं थे, वो थे कीन्स थे, जो कि जो इस नियम का उल्लंघन करते हैं, इस नियम को नकारते हुए कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड नहीं हो सकती। वो इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि जब बहुत लंबे समय से जो ब्रिटिश थे इस बात को मानते थे कि जो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, लेकिन जो कीन्स ने इसका आलोचनात्मक तर्क देते हुए नकार दिया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड नहीं होता है। बहुत लंबे समय से इस चीज़ को माना जा रहा था, इसी नियम को मान रहे थे कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है और प्रोडक्शन पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, ना कि डिमांड पर। लेकिन 1929 के समय जब ग्रेट डिप्रेशन का समय आया, मंदी का समय आया, 1929 और 1930 के समय जब ग्रेट डिप्रेशन का समय आया, जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो से का लॉ जो था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये नियम फेल हो जाता है। 1929 और 1930 के समय जब ग्रेट डिप्रेशन का समय आया तो ये जेबीसी का जो लॉ था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये विफल हो जाता है, क्योंकि जो सामान बनाया गया था वो बिक ही नहीं रहा था। मंदी के समय पूरा सामान वैसा का वैसा ही रखा रहा, और यही समय है जहां जेबीसी का लॉ फेल हो जाता है और 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन का समय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि से मानते थे कि जितना भी आप प्रोडक्शन करोगे, जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में बना के लेके जाओगे वो सारा बिक जाएगा। लेकिन 1930 में जब 29-30 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, जो कि 4-5 साल तक के ग्रेट डिप्रेशन रहा था, मंदी का समय रहा था,
तो जो ब्रिटिश थे वो इसी बात को मानते थे, इसी बात पे चलते थे कि जैसे से का लॉ सही है कि जो प्रोडक्शन होगा वो सारा मार्केट से बिक जाएगा। लेकिन कि जब 1929 का समय आया, ग्रेट डिप्रेशन का समय आया, तब सारा का सारा सामान वैसा का वैसा रह गया और कुछ भी सामान नहीं बिक रहा था। तब कीन्स ने आकर कहा कि जो से का लॉ है उनको फिर से अपने बात को ध्यान देना चाहिए कि जो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड नहीं हो सकता है। कीन्स ने कहा कि लेक ऑफ डिमांड भी हो सकता है, कभी कभी मंदी के समय में ये काम नहीं करता है कि सारा प्रोडक्शन आपका जो है वो बिक जाएगा। इस समय से फिर आगे फिर लेके आते हैं अपना नियम, जो कि आगे हम चल के पढ़ेंगे। ये था जो से का लॉ है वो। तो 1929 से और 30 के समय जो लॉ ऑफ सेस लॉ था वो फेल होता है और यहीं से बढ़ता है कीन्स लॉ। तो ये है से का नियम। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कीन्स का जो इसके आगे का था कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद कीन्स ने किस तरह से आगे अपना नियम लाया और बताया कि हस्तक्षेप भी ज़रूरी है मार्केट में सरकार का। इसके आगे हम पढ़ेंगे कीन्स लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस वीडियो।